हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ अंजू मौर्य। और आज हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग वन शॉट लेक्चर पढ़ेंगे उसके एक्सक्रीटरी मटेरियल्स और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स एंड देयर एलिमिनेशन के ऊपर। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो इसको हम एक दो लेक्चर में ही कवर कर देंगे। हार्डली 2 लेक्चर लगेंगे, इसको हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा, उसके बाद रेस्पायरेशन और सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर हम बायोमोलिक्यूल्स और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे भी बना चुके हैं। हाँ देखिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पे भी अगर आपको वन शॉर्ट लेक्चर चाहिए ना तो मैं उसको बना दूंगी, लेकिन मैंने जो रेगुलर लेक्चर बनाया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पे, वो भी काफ़ी छोटा ही है। 3 लेक्चर में मैंने उसको कवर किया है, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। हालांकि आगे हम इस पे भी कोशिश करेंगे कि मैं उस पर भी एक वन शॉट लेक्चर बना दूँ, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड देयर एलिमिनेशन, इसमें हम देखेंगे कि किस ऑर्गन का रोल है, ठीक है। हालांकि जो किडनी है हमारी, उसका मेन रोल एक्सक्रीशन है। इसके अलावा मेरी बात ध्यान सुनना, इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशंस, दीज टू आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। ऐसा नहीं कि किडनी ही बस एक्सक्रीशन का काम कर रही है, हमारी बॉडी में ढेर सारे ऐसे और भी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, या वी कैन से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको बॉडी से बाहर रिमूव करना। तो ये काम कौन कौन कर सकता है? हमारा स्किन भी है, हमारे लंग्स भी हैं। लंग्स आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से लंग्स आर ऑल्सो एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, लंग्स है, किडनी है, स्किन है, बहुत सारे ऐसे, सलाइवा भी है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे ऑर्गन्स हैं या पार्ट हैं बॉडी में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल के एलिमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें मेन फोकस करना है किडनी के ऊपर। तो एक्सक्रीशन एंड देयर ऑस्मो रेगुलेशन, या वी कैन से एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो एक्सक्रीशन या जो वेस्टेड होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो आते कहाँ से हैं। तो देखिए, ये जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। ये वेस्ट हो सकते हैं नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। इसके अलावा ये हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये हो सकते हैं कुछ आयंस, ठीक है, कुछ ड्रग्स। ये सब क्या है? ये वेस्ट हैं, इनको बॉडी से एलिमिनेट करना है। ये वेस्ट आते कहाँ से हैं? ये वेस्ट 2 तरीके से आते हैं। एक तो दिस कैन रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म से आ सकते हैं, या फिर एक्सेस इंजेशन से हो सकते हैं, एक्सेस इंजेशन से हो सकते हैं। मैं आपका एनसीईआरटी ही कवर कर रही हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर कर रही हूँ जो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये कहाँ कहाँ से है? एक्सेस इंजेशन, जो भी हम लोग ज़्यादा फूड खाते हैं उसके प्रोडक्ट हो सकते हैं ये, या फिर मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट हो सकते हैं, ओके। अब हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे ये ध्यान देना आपको कि इनको बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने की कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है? तो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस में हम लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे कि इनको ये देयर आर 3 मेजर सब्सटेंसेस विच कैन बी एलिमिनेटेड। वी कैन से कि जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़ क्या है? दिस कैन बी अमोनिया, ठीक है, दिस इज़ हाईली टॉक्सिक। ये क्या है? हाईली टॉक्सिक है। दूसरी चीज़ है यूरिया, और तीसरी चीज़ है यूरिक एसिड। तो इनके 3 चीज़ के एलिमिनेशन को हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे एलिमिनेट होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए, अब आप अपना एक माइंड सेट करेंगे कि ये एलिमिनेट कैसे होते हैं बॉडी से, ओके, और कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है जो इनको एलिमिनेट करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड होता है इनको एलिमिनेट करने का। तो पहली चीज़ तो आप ये जानते रहिएगा कि ये जो, जैसे सपोज करिए कि ये हमने 3 फॉर्म ऑफ लाइफ ले लिया। एक हो गया एक्वेटिक, ये क्या है? एक्वेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ। दूसरा है टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, और तीसरा है एरियल फॉर्म ऑफ लाइफ।
अब आप एक ध्यान से समझना कि जो ये तीन मैंने आपको बताया, अमोनिया, ओके, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसमें हाईली टॉक्सिक कौन है? अमोनिया, ठीक है, हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया। और अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सबसे लेस टॉक्सिक है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत होती है। तो जैसा जैसा इनका एडॉप्टेशन है, जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्वेटिक हैं। और सबसे जो लेसर टॉक्सिक वेस्ट है वो यूरिक एसिड है। और वो कौन, उसके हिसाब से ऐसे कौन से एनिमल होने चाहिए जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने चाहिए? दैट इज़ द एरियल। तो हमने ऐसे लिख दिया, जो एक्वेटिक होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और जो एरियल होते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अब ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम देख, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो एरियल होते हैं वो यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट करते हैं। कुछ और भी ऐसे एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सक्रीट करने में वाटर की सबसे कम ज़रूरत होती है। जो एक्वेटिक होते हैं वो तो अमोनिया ही एक्सक्रीट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स और भी होंगे जो अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हाईली टॉक्सिक है। ये क्या है? हाईली टॉक्सिक है। वी कैन से दिस इज़ द हाईली टॉक्सिक। और ये लीस्ट टॉक्सिक है। क्या है? लीस्ट टॉक्सिक है। दिस इज़ द मोस्ट टॉक्सिक वी कैन से, एंड दिस इज़ द लीस्ट टॉक्सिक। अब देखिए, जो भी एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे उनको हम अमोनोटेलिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक। और ऐसे प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। अब जैसे देखिए, अमोनिया कौन कौन एक्सक्रीट कर सकता है? अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए जितने भी एक्वेटिक वी कैन से एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, और इसके अलावा जितने भी एक्वेटिक वी कैन से इंसेक्ट हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है, और बोनी फिशेस, याद रखना। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो बोनी फिशेस होते हैं वो अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। किसके फॉर्म में? अमोनियम आयन। और ये सब क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया। ओके। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि एकदम एक पॉइंट एग्ज़ाम का है, एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। बी अटेंटिव और आप केयरफुली इसको पढ़ाई करिए। तो जो एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी मोस्टली एक्वेटिक हैं लाइक पोरीफेरा वी कैन से प्रोटोजोआ, वी कैन से सिलेंटरेटा, जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो वो कहाँ से, वो क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे वाया जनरल बॉडी सरफेस। लेकिन अगर अमोनियम आयन एक्सक्रीट हो रहा है तो ये एक्सक्रीट होगा वाया गिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। अमोनियम आयन का एक्सक्रीशन गिल्स से होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस से, और ये किससे होता है? जनरल अमोनिया अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। अब हम आते हैं यूरिया पे। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपको पता है, लीवर में। मेरी बात को एकदम कान खोल के सुनना। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। ऑर्निथीन साइकिल, जिसको हम कहते हैं लीवर साइकिल कहते हैं, या क्रेब्स हैंसलीट साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो हुआ लीवर में। अब ये यूरिया, जो भी एक ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करेंगे उनको हम यूरियोटैलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि यूरिया कौन कौन से एनिमल एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी टेरेस्ट्रियल, जैसे मैमल्स हो गए, मैं इसके एग्जांपल लिख रही हूँ, मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, एंड वेरी वेरी IMP, दैट इज़ द मैराइन फिशेस। अगर आपसे कोई मैराइन फिशेस को हम लोग मैराइन फिशेस में शार्क आ गया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसके का शार्क क्या है? कार्टिलेजिनस फिशेस है, कार्टिलेजिनस फिश है। तो अब देखिए, बोनी फिशेस अमोनियम आयन एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस
मैराइन फिशेस ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। ठीक है, ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। और आपने कभी देखा होगा, आपने नाम सुना होगा कि जो भी क्योंकि यूरिया एक्सक्रीट करने में थोड़ा अमोनिया से कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने में बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन है। अब आपको ये समझना है कि कुछ ऐसी मेराइन फिशेस जैसे शार्क हैं, वो अपनी बॉडी में यूरिया रिटेन भी करते हैं to maintain the hyperosmolarity, to maintain the hyperosmotic condition inside the body, to maintain the hypertonicity inside the body। मेरी बात ध्यान सुनना है। ये चीज़ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो मेराइन फिशेस हैं वो अपनी बॉडी में यूरिया को रिटेन करते हैं टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं एक फ़िश बना दूँ, मान लीजिए ये फ़िश बनाया मैंने, मान लीजिए ये मेराइन फ़िश है, तो इस फ़िश के कंपैरिजन में ये मेराइन वाटर में रहती है। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी बाहर ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी बाहर ज़्यादा है, मतलब बाहर कंडीशन कैसा है? हाइपरटोनिक। और एज़ कम्पेयर टू इनकी बॉडी क्या है? हाइपोटोनिक। अब एक बात बताओ, अगर वो अपनी बॉडी के ऑस्मोलैरिटी को ज़्यादा ना रखेंगे तो पानी तो इनकी बॉडी से बाहर जाने लग जाएगा, है ना? क्योंकि इनकी बॉडी में हाइपोटोनिक कंडीशन है, मतलब वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, जबकि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर विल मूव्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ दिस फिश, वी कैन से। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी के ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी में यूरिया रिटेन करते हैं, ताकि वहाँ पे यूरिया जब रिटेन होगा तो बॉडी की भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और वाटर बाहर नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो ये क्या है, ये सब क्या करते हैं, यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि जो मैराइन फिशेस हैं या कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ये अपनी बॉडी में यूरिया रिटेन करते हैं। क्यों रिटेन करते हैं? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है और इसके एलिमिनेशन के लिए सबसे कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और यूरिक एसिड कौन? एरियल जितने भी होंगे, तो वी कैन से बर्ड्स। ठीक है, कौन हो गए? बर्ड्स हो गए। इसके अलावा कुछ रोटिफर्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ सम इंसेक्ट्स, मतलब वी कैन से इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट यहाँ आएंगे, एक्वेटिक इंसेक्ट। और उसके बाद जो भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है या फिर इंसेक्ट जो भी हैं वो यूरिक एसिड ही एलिमिनेट करते हैं। और इसके अलावा वी कैन से लैंड स्नेल। ठीक है, स्नेल भी, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से, हाँ, ये याद रखना है कि बोनी फिशेस अमोनियम आयन एक्सक्रीट करता है और मेराइन फिशेस यूरिया एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अब अमोनियम आयन, मेरी बात ध्यान से सुनना है कि ये 3 फॉर्म मैंने आपको बताया, हमने 3 फॉर्म आपको बताया, ध्यान से समझना है। 4 फॉर्म बताया, एक मैंने बताया यूरिया, दूसरा बताया यूरिक एसिड, ठीक है, और तीसरा मैंने बताया अमोनियम आयन, और चौथा मैंने बताया अमोनिया। ये 4 फॉर्म। देखिए, अमोनिया जब भी एक्सक्रीट होगा ये जनरल बॉडी सरफेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस। अमोनियम आयन जब भी एक्सक्रीट होगा ये गिल से, मतलब इनके एक्सक्रीशन के लिए आपको किडनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन दोनों के एक्सक्रीशन के लिए किडनी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, किडनी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात समझ में आ चुकी है। अब चलिए, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई जो वी कैन से कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी, तो वी कैन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब इसको हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं। लेट मी चेक एवरीथिंग गुड। ओके, आइए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। जैसे क्या है, प्रोटोजोअन्स है, ध्यान से समझना। प्रोटोजोअन्स हो गए, ओरिफेरेंस हो गए, ठीक है, सिलेंट्रेट्स हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए। इन सब में तो कोई ऑर्गन नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा। और अमोनिया, ये तो हमें पता है। ओके, अमोनिया के फॉर्म में ही होगा। प्रोटोजोअन्स, पोरिपेरेंस, सिलेंट्रेट, ये सब। अब हम लोग आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अलावा कुछ रोटिफर्स हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स होंगे वही मैं कवर करूंगी यहाँ पे। प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गए, रोटिफर्स हो गए, सम एनलीड्स हो गए, ठीक है,
some annelids and cephalocardates. Cephalocardates का एग्जाम्पल दिया हुआ है एम्फिऑक्सस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. ठीक है. प्लेटीहेलमिंथेस, रोटिफर्स, सम एलिनिड्स एंड ये क्या है, सिफेलोकॉर्डेट. इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको हम और क्या कह सकते हैं, और फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स. फिर हम लोग आते हैं इसमें एस्केलमिंथीज में. एस्केलमिंथीज मतलब लाइक आपका वो एस्कैरिस वगैरह, जिसको निमैटहेलमिंथीज भी कहते हैं. इसमें आता है रीनेट सेल. क्या होता है, रीनेट सेल एच शेप होता है. ये कैसा होता है, एच शेप्ड. फिर हम लोग आते हैं एनेलिड्स में. ठीक है. एनेलिड्स में क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है. क्या होता है, नेफ्रीडिया. वेरी वेरी IMP, ये पॉइंट एकदम अच्छे से आना चाहिए. और इसके बाद बचे आपके इंसेक्ट. इंसेक्टा को देखिए 3 क्लास में बांटा गया है. इंसेक्ट को 3 क्लास में बांटा गया है. आपको पता है इंसेक्ट को 3 क्लास में बांटा गया है. पहला क्या है, आर्थ्रोपोड्स को 3 क्लास में बांटा गया है. पहला क्या है, इंसेक्टा. दूसरा है क्रस्टेशियंस और तीसरा है एरेक्निड्स. इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और एरेक्निड. इंसेक्ट में होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल. क्या होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल. क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, जिसमें प्रॉन वगैरह आते हैं, इसमें ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड. ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड. और एरेक्निड्स में क्या आते हैं, स्पाइडर आते हैं, स्कॉर्पियन आते हैं एंड टर्माइट्स आते हैं. याद रखना. ठीक है. स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड टर्माइट्स. बताइए, मैंने रेस्पायरेशन पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि एरेक्निड्स का रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, बुक लंग्स. क्या होता है, बुक लंग्स. ठीक है. और इनका एक्सक्रीटरी पार्ट होता है कॉक्सल ग्लैंड. क्या कहते हैं इसको, कॉक्सल ग्लैंड. याद रखना. एरेक्निड्स का जो रेस्पायरेटरी में ऑर्गन है वो बुक लंग्स होता है, और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कॉक्सल ग्लैंड है. और ये ग्वानिन तो पता ही, नाइट्रोजनस बेस एक्सक्रीट करते हैं. ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ग्वानिन. ठीक है. हालांकि आई कैन गिव यू डिटेल, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं. मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जा चुका है ये सब चीज़ें, लेकिन अभी जितना क्वेश्चंस आने हैं और जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं हम लोग बस उसको डिस्कस करेंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अब हम लोग इसके आगे अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे. ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. बहुत ध्यान से देखिएगा इसको. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें किसके बारे में पढ़ना है, वेरी गुड, किडनी के बारे में पढ़ना है. किडनी के बारे में पढ़ना है. पहली बात तो हमें किडनी के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए. हमारी किडनी की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर. इसकी विड्थ, ये लेंथ है. पहले हम लेंथ के बारे में बात करते हैं. इसकी विड्थनेस कितनी है, ये 5 to 6 सेंटीमीटर. और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर. 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है. इसके बाद देखिए किडनी का जो लोकेशन है वो कहाँ होता है. ठीक है. आई एम सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ. बहुत एनर्जेटिक तरीके से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि चिल्ला के पढ़ा जाए तभी समझ में आए आपको. अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो ऐसे पढ़ते रहिए. ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या है,
थिकनेस मैंने आपको बता दी, लेंथ बता दिया। ये रेडिश ब्राउन होता है, कलर तो आपको पता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन। इसके अलावा इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन आपको पता है किधर है, हमारे डॉर्सो लैटरल साइड, मतलब डॉर्सल साइड, वी कैन से डॉर्सल पीछे होता है, लैटरल इधर साइड में होता है। तो कहाँ पे है ये डॉर्सो लैटरल, डॉर्सो लैटरल। और बताइए किडनी की जो लोकेशन है ना, लास्ट, वी कैन से लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर के बीच में है ये। आप इसको बहुत अच्छे से समझना। दिस इज़ इसका जो लेवल है लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड और लंबर वर्टिब्री के बीच में है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस पॉइंट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी नियर टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द, वी कैन से, एब्डोमेन। अब हम ये चीज़ समझेंगे कि किडनी, कभी आप लोगों ने नाम सुना है कि किडनी, हमारी किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है, रेट्रोपेरिटोनियल है। इसका मतलब क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है? चलिए एक चीज़ इसको हम लोग और देख लेते हैं। तो हमने इसका सेफ साइज़ वगैरह देखा और इसके बाद हमने इसका लोकेशन देखा। तो रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं अपने एब्डोमिनल कैविटी का एक सेक्शन ले रही हूँ। आर यू गेटिंग दिस? एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी का सेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सेक्शन ले लिया, ओके। अब मान लीजिए ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है, बस ऐसे समझिए। ये हमारा वेंट्रल साइड है ना, और पीछे क्या है, डॉर्सल साइड है। तो मैंने ऐसा सेक्शन लिया है कि पीछे डॉर्सल है और आगे क्या है, वेंट्रल है। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? अब देखिए बीच होता क्या है, ये बीच में हमारा गट है, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे मैंने गोल में ऐसे मैंने सेक्शन लिया और ऐसे इंटेस्टाइन जा रहा है, पीछे इंटेस्टाइन जा रहा है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है। इमेजिन करते रहिए आप। अब हमारा जो किडनी है, ठीक है, सपोज करिए कि किडनी कहाँ पे है, डॉर्सोलैटरल साइड में। एक्चुअली जो ये गट है, ठीक है ना, गट है, मेरी बात ध्यान समझना। गट का मतलब वी कैन से जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारी जो एब्डोमेन की जो वॉल है ना, उसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी एब्डोमेन की वॉल है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये किडनी है, ये क्या है, किडनी है। बात समझ में आ रही है? ये किडनी है, ठीक है। और ये जो पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम हमारी किडनी को केवल और केवल वेंट्रल साइड से सराउंड करती है। ये पूरा डॉर्सल साइड में इसको सराउंड नहीं करती, इसलिए हम इसको रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। बात समझ में आ गई? हमारी एब्डोमेन की वॉल हमारी किडनी को केवल वेंट्रल साइड से सराउंड करती है, ये डॉर्सल साइड से सराउंड नहीं करती, इसलिए इसको हम रेट्रोपेरिटोनियल। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है इस पर, बस आप समझते रहिए। किडनी की लोकेशन हमने बता दी और पेरिटोनियम इसको क्यों कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग किडनी का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए अब हमें पता है कि हमारे पास 2 किडनी है, ठीक है ना, और ये क्या है, 2 यूरेटर है। बहुत अच्छा डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस चीज़ों को समझिए। ये यूरेटर है और यूरेटर कहाँ ओपन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो देखिए जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, 2 किडनी, फिर ये क्या है, 2 यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरेटर एंड दिस इज द किडनी। ये क्या है, किडनी। आर यू गेटिंग दिस? देखिए किडनी और उसके पार्ट में, ठीक है, एक बड़ा स्पेशल टाइप का एपिथेलियम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम केवल और केवल किडनी और उसके पार्ट्स में, मतलब किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर में ही पाया जाता है, इसलिए इसको हम यूरोथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना। तो किडनी के सारे पार्ट मैंने आपको यहाँ बता दिए। ये यूरेटर ना जब अंदर होता है किडनी के अंदर, इसी को हम रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है, रीनल पेल्विस कहते हैं। बाहर आने के बाद इसको हम यूरेटर कहने लगते हैं। अभी हम किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे इसको समझेंगे।
तो चलिए देखिए, 2 किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा आपको पता है फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है। ओके, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में ओपन होता है, साथ मिला के इसको कहते हैं। हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो फीमेल में छोटा और मेल में बड़ा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल्स होती हैं उसको हम कहते हैं डेट्रेसर मसल। क्या कहते हैं? डेट्रेसर मसल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे। क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जब हम मिक्सचुरेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं ये टर्म यूज़ करने जा रही हूँ, डेट्रेसर मसल, स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आने चाहिए। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। चलिए देखिए, हमारी जो किडनी है ना, एकदम ध्यान से समझना है। ये बाहर से थोड़ी टफ होती है, बाहर से टफ है। इसको बाहर की जो कैप्सूल लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं रीनल फैसिया। क्या कहते हैं? रीनल फैसिया, ठीक है। रीनल कैप्सूल, रीनल फैसिया। फिर फाइब्रस लेयर होती है, वो भी हम डिटेल में आपको नहीं बताने जा रहे हैं, बस जितना ज़रूरी है हम उतना ही आपको बताएंगे। ओके, किडनी के जब आप अंदर आते हैं, क्योंकि इनका काम है शॉक एब्जॉर्बेंस का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड। आपको पता है कि बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो तो यही सब करती हैं ना, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, शॉक एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। तो ये इनका एडिशनल फंक्शन होता है। किडनी के जब आप अंदर आएंगे ना, तो अंदर भी कोई भी एक स्फेयर या इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 जोन होते हैं। जो बाहरी जोन होते हैं, अंदर ही जो बाहरी जोन होते हैं उनको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर का जोन होता है उनको हम मेडुला कहते हैं। तो बाहर का कुछ ग्रैन्युलर जोन दिखेगा आपको, ग्रैन्युलर जोन दिखेगा, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। बहुत ध्यान से समझना है। अंदर आने पे कुछ हमको ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, 8-10 पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर एक किडनी में दिखाई पड़ते हैं। इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड या फिर रेनल पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड या फिर रेनल पिरामिड। चलिए मैं एक साइड में ऐसे एक पिरामिड भी बना रही हूँ। पिरामिड का ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं वी कैन से मेड्यूलरी कोन, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको हम? मेड्यूलरी कोन कहते हैं या रीनल पैपिला कहते हैं। तो ये हो गया रीनल पैपिला। बहुत ध्यान से इसको आपको समझना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से आप पूरी चीज़ समझ जाते हो ना तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मेड्यूलरी पिरामिड का जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसको हम रीनल पैपिला कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस? आप देखिए, जो रीनल पैपिला है कुछ ऐसे माइन्यूट स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलाइसिस। क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। तो रीनल पैपिला कहाँ ओपन हुआ? माइनर कैलिक्स में। तो आइए, मैंने ऐसे कुछ माइनर कैलिक्स बना दिए, ऐसे मैंने माइनर कैलिक्स बना दिए, ऐसे मैंने माइनर कैलिक्स बना दिए, ठीक है। तो बताइए रीनल पैपिला कहाँ ओपन हुआ? माइनर कैलिक्स में। और ढेर सारे माइनर कैलिक्स मिलके ढेर सारे माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स बनाते हैं। तो ढेर सारे माइनर कैलिक्स मिलके, अब जैसे यहाँ पे 2 मैंने बना दिया, 2 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स बनाया, तो माइनर कैलिक्स कहाँ ओपन हुआ? मेजर कैलिक्स में। और सारी की सारी मेजर कैलिक्स मिलके एक ऐसे पेल्विक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस ये हमने बना दिया किडनी। इसको ध्यान से समझते रहना। आप ऐसे बना दिया, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रीनल पेल्विस, ठीक है। अब ये जो रीनल पेल्विस है ना, रीनल पेल्विस है, मतलब मान लीजिए, बस इसको आप समझते रहिए। किडनी का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया। जो रीनल पेल्विस है, जहाँ पे ये किडनी से बाहर आता है, जहाँ पर भी ये किडनी से बाहर आता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। चीज़ों को समझिए, शब्दों पे जाइए, इस टाइम डायग्राम पे मत जाइए, चीज़ों को समझिए। इसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम वो प्लेस है जहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन और नर्व्स
और यूरेटर। तो हाइलम इज़ द प्लेस जहाँ पे क्या क्या ओपन होता है, रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड देती है, रीनल वेन यहाँ से ब्लड लेके जाती है, नर्व्स, ठीक है, इसके अलावा नर्व्स के अलावा और क्या मैंने बताया, यूरेटर। अब देखिए जो रीनल पेल्विस है ये बाहर आने के बाद क्या बना लेगा, यूरेटर। क्या बना लेगा, यूरेटर। और यूरेटर आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आई होप समझ में आया होगा। इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि किडनी के बाहर की लेयर को रेनल कैप्सूल कहते हैं। अंदर आने पे दो जोन दिखा, एक रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा रेनल मेड्यूला। मेड्यूला में 8-10 मेड्यूलरी पिरामिड दिखते हैं, ये रेनल पिरामिड दिखते हैं। इसके लास्ट पार्ट को हम रेनल पैपिला कहते हैं, जो माइनर कैलिक्स में ओपन होता है। माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में ओपन होता है। मेजर कैलिक्स मिलकर रेनल पेल्विस बनाते हैं, और रेनल पेल्विस जहाँ भी किडनी से बाहर निकलता है, किडनी को छोड़ते ही, उस प्लेस को हम हाइलम कहते हैं। हाइलम इज़ द प्लेस जहाँ पे रेनल आर्टरी, रेनल वेन, नर्व्स और इसके अलावा हमने क्या बताया, क्या ओपन होता है, यूरेटर, है ना, वहीं से। और जैसे ही रेनल पेल्विस आया, रेनल पेल्विस उसको बाहर किडनी के आते हैं, उसको हम यूरेटर कहने लग जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? अब देखिए जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो इन बिटवीन मेड्यूला होता है, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो इन बिटवीन मेडुला होता है, मेरी बात को एकदम ध्यान सुना, उसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई। क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनाई। आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। डोंट बी पैनिक कि मैं वन शॉट लेक्चर में कुछ कवर नहीं कर, ऐसा नहीं, हर एक पॉइंट आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, इसको समझिएगा। तो कॉलम ऑफ बर्टिनाई क्या है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। cortex into medulla, not medulla into cortex. It is a portion of cortex which is dipped, or we can say which is present in between two medullary pyramid. दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनाई। वो कॉर्टेक्स का स्पेस होता है। किडनी का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। अब देखिए, हमें ये तो पता चल चुका है, हमें ये पता चल चुका है कि हमारे पास कॉर्टेक्स मेडुला समझ में आ गया है ना। जो रीनल पिरामिड है उसकी कोन लाइक स्ट्रक्चर को रीनल पैपिला, वो माइनर कैलिक्स। अब देखिए किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अब हम एक देखते हैं कि ये नेफ्रॉन्स होते कहाँ हैं, नेफ्रॉन्स होते कहाँ हैं, ठीक है। एक नेफ्रॉन की बात की जाए तो ये 3 सेंटीमीटर के आसपास इनका स्ट्रक्चर। 10 लाख पर किडनी, मतलब हर एक किडनी में 10 लाख, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में 20 लाख नेफ्रॉन हैं। कितने हैं? 20 लाख नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन का पार्ट क्या क्या होता है ये हमें देखना है। तो एक नेफ्रॉन का पहले हम पार्ट देख लेते हैं। तो हमें जानना है 10 लाख पर किडनी होता है, मतलब 1 मिलियन पर किडनी है, और ये 2 किडनी मिला के कितना हो गया? 20 लाख हो गया। देखिए एक किडनी में, एक नेफ्रॉन में क्या होता है, हमारे पास ये है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल के बाद कुछ ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज गोइंग टू ओपन इनटू अ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, एंड नाउ अगेन अब देखिए एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, पहले ध्यान दीजिएगा। दिस इज द बाउमेंस कैप्सूल। ये क्या है? दिस इज द बाउमेंस कैप्सूल। ये है बाउमेंस कैप्सूल, ओके। ये है बाउमेंस कैप्सूल। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का ये असेंडिंग लिम्ब है। क्या है? असेंडिंग लिम्ब। और ये है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का, ओके। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। और लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब में 2 पार्ट है, थिन सेगमेंट और एक थिक सेगमेंट। डिसेंडिंग लिम्ब में थिन और थिक सेगमेंट 2 होगा, थिन और थिक सेगमेंट 2 होगा।
ये जो बाउमेन कैप्सूल के पास है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, जो दूर है उसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड, इतना ही है नेफ्रॉन का पार्ट। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब कन्फ्यूजन ये होगा, क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है? क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का पार्ट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनना है, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है ना, 1 मिनट सॉरी, हेलो, हाँ ध्यान दीजिएगा, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऐसा मत सोचिए कि एक नेफ्रॉन जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अकेला खुल रहा है, ऐसा नहीं। कई सारे नेफ्रॉन, लगभग देखिए, लगभग एक किडनी में 250 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं। कितने होते हैं? 250 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक नेफ्रॉन में, एक किडनी में होता है। और एक किडनी में नेफ्रॉन कितना है? 10 लाख। नेफ्रॉन कितना है? 10 लाख। मेरी बात ध्यान सुनना, कहने का मतलब एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में 4000 नेफ्रॉन ओपन होता है। 4000 नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसमें आया एक नेफ्रॉन ऐसे ओपन हो गया, इसमें आया एक और, मतलब इस तरीके से एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में 4000 नेफ्रॉन ओपन होते हैं। सो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये 250 होता है एक किडनी में, और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से 4000 नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के पार्ट कौन कौन से हैं? बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। अब बाउमेन कैप्सूल में क्या होता है? यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड ले कौन आता है? एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है ना। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। ब्लड लेके कौन आया? एफरेंट आर्टरियोल, ध्यान देना है। और एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर बड़ा है, किससे बड़ा है? इफरेंट आर्टरियोल। तो देखिए, दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल एंड दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल। और देखिए, एफरेंट आर्टरियोल जब आता है ना, आर्टरी है ना, ये आर्टरी है, और ये किस में टूटी? कैपिलरीज में टूट गई। मेरी बात ध्यान सुनना है। ये क्या है? इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। कंफ्यूज नहीं होना, ग्लोमेरुलस आर 50 सेट ऑफ कैपिलरी। मतलब वी कैन से ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज ही है। आप नॉर्मल तरीके से एक बात ध्यान सुनना, नॉर्मली आप पढ़ते हो कि जो कैपिलरी होती है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। नॉर्मली क्या होता है? आर्टरीज आती हैं, ब्रेक हो जाती हैं कैपिलरी में, और कैपिलरी रिजॉइन करके वेन बनाती है। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल अरेंजमेंट वी कैन से। ये एक ऐसी कैपिलरी है जो 2 आर्टरी के ही बीच में प्रेजेंट है। Normally capillaries are present in between arteries and veins, but this is the special capillary which is present in between two arteries, we can say in between 2 arteries. So यहाँ पे क्या है? इस कैपिलरी को, इस टाइप के ब्लड वेसल को हम लोग कहते हैं रीसिया मिराबिलिया। रीसिया मिराबिलिया, ठीक है, रीसिया मिराबिलिया। बहुत ज़्यादा इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद तो वैसे भी हो जाएगा। तो स्पेशल टाइप का ब्लड वेसल अरेंजमेंट है ना। कैपिलरी, देखिए, ब्लड हार्ट से आया, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी ने ब्लड लेके आया, ओके, और हार्ट से ब्लड आने के बाद रीनल आर्टरी रीनल आर्टरियोल्स में टूट गया। आर्टरियोल्स एफरेंट आर्टरियोल लेके आया ब्लड, और फिर वो कैपिलरी में टूट गया, और कैपिलरी रिजॉइन करके फिर से आर्टरियोल बनाई। और कौन सी आर्टरियोल? इफरेंट। दोनों का डायमीटर अलग अलग है। अब हमें ये समझना है कि जो बहुत अच्छे से आपको समझना है कि पूरी की एक नेफ्रॉन में 2 पार्ट हैं। एक तो हो गया कैप्सूल पार्ट और दूसरा हो गया ट्यूब्यूल पार्ट, ठीक है ना। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन में क्या है? एक हमारा हो गया वी कैन से, ये जो बाउमेन, अब ध्यान दीजिएगा, ये बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये मिलके बनाते हैं रीनल कार्पसल्स। क्या बनाते हैं? रीनल कार्पसल्स, या फिर मैल्पिघियन बॉडी। मैल्पिघियन बॉडी, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल कौन है?
अभी बताया इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी पार्ट को मेल्पिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि नेफ्रॉन में जो रीनल कार्पसल्स या मेल्पिगियन बॉडी में दो पार्ट आता है, क्या क्या? बाउमैन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, बाउमैन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, और दूसरा ट्यूब्यूल पार्ट है। ट्यूब्यूल पार्ट में क्या क्या आएगा जल्दी बताइए मुझे? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो ये एक नेफ्रॉन के पार्ट हो गए, कोई कन्फ्यूज़न? ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन कितने तरीके के होते हैं। तो हमें ये आपको शायद पता चल गया होगा कि ग्लोमेरुलस क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ओके, बहुत टाइम है अभी। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन ना दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% होता है, एंड सेकेंड इज द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% होता है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो ज़्यादा होते हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 10 to 15% होते हैं। इनको हम कैसे देखेंगे? जैसे देखिए, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया दिस इज़ द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स पोर्शन बना दिया। अभी किडनी में बनाया था ना, बाहर को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले जोन को रीनल मेडुला कहते हैं। तो मैंने ये बना दिया कॉर्टेक्स और मैंने ये बना दिया मेड्यूला। एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये सारे नेफ्रॉन जो होते हैं ना वो मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर, मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर, मतलब उसी में होते हैं इस तरीके से। अभी मैं बना के बताऊंगी। अब आप ध्यान देना। हाँ, एक चीज़ मैं और भी आपको बताना भूल गई थी कि जो मैंने बताया था कि ये नेफ्रॉन है ना, ठीक है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में देखिए जब कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते इस फिल्ट्रेट को हम लोग यूरिन कहने लगते हैं, और यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट के जो लास्ट पोर्शन है, डिस्टल पार्ट, उसको हम लोग डक्ट ऑफ बेलिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनाई। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनाई। कॉलम ऑफ बर्टिनाई क्या था? कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो मेडुला के बीच में था, दो मेडुला के बीच में था, उसको हम कॉलम ऑफ बेलिनाई बर्टिनाई कहते थे। और इसकी कलेक्टिंग डक्ट के एंड पार्ट को डक्ट ऑफ बेलिनाई कहते हैं, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4000 नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट होता है। हमने एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज एसोसिएटेड विद अप्रॉक्सीमेटली 4000 nephrons. So one collecting tubule is going to collect urine from 4000 nephrons. ओके, एंड 4000 नेफ्रॉन से ये यूरिन कलेक्ट करने के बाद कहाँ ओपन होगा? यही डक्ट ऑफ बेलिनाई। मान लीजिए ये है मेड्यूलरी पिरामिड, ये इस तरीके से, वो मेड्यूलरी पिरामिड था ना, मेड्यूलरी पिरामिड के इस कोन लाइक रीनल पैपिला में कहाँ ओपन होगा? रीनल पैपिला। मेड्यूलरी पिरामिड का कोन लाइक स्ट्रक्चर को हमने कहा रीनल पैपिला। तो यूरिन कलेक्ट करके वो रीनल पैपिला में खुलेगा। रीनल पैपिला, माइनर कैलाइसिस, फिर माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। सो दिस इज़ द पाथवे ऑफ यूरिन। वी कैन से कि यूरिन का पाथवे क्या है। पहले देखिए बाउमैन कैप्सूल से आया है, ओके। पहले कैसे यूरिन बना? ब्लड आया हार्ट से, किडनी में एंटर किया, मतलब नेफ्रॉन में एंटर किया, बाउमैन कैप्सूल से फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट नाम दिया, पीसीटी में आया, फिर लूप ऑफ हेनले में आया। जैसे 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 ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ता जाएगा नेफ्रॉन में, वैसे वैसे वो कंसनट्रेट होता जाएगा। मैं इसके बारे में भी बात करूँगी। लूप ऑफ हेनले में आया, डीसीटी में गया, डीसीटी से फिर ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में एक ही नेफ्रॉन का यूरिन नहीं आएगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते इसको हम लोग यूरिन कहने लग जाएंगे। अब आपको ये समझना है कि कलेक्टिंग डक्ट में एक ही नेफ्रॉन से तो यूरिन नहीं आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 4000 नेफ्रॉन से आ रहा है, और 4000 नेफ्रॉन से ये यूरिन कलेक्ट करने के बाद,
हम वी कैन से डक्ट ऑफ, इसकी डक्ट जो होती है कलेक्टिंग डक्ट की एंड पार्ट को हम डक्ट ऑफ बेलिनाई कहते हैं, और उसकी डक्ट खुलती है रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला से माइनर कैलाइसिस, माइनर से मेजर, मेजर से रीनल पेल्विस, यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, हम इस दो नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है, तो हम नेफ्रॉन को कैसे समझेंगे। देखिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है। मोस्ट ऑफ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, मतलब बाउमैन कैप्सूल भी कॉर्टेक्स में है, पीसीटी भी कॉर्टेक्स में है। लूप ऑफ हेनले काफ़ी छोटा होता है और ये मेड्यूला में जाता है, लेकिन अपर मेड्यूला, लोअर तक नहीं जाता। लूप ऑफ हेनले काफ़ी छोटा होता है। आर यू गेटिंग दिस? और डीसीटी भी कॉर्टेक्स में है, ठीक है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का बाउमैन कैप्सूल कॉर्टेक्स में है, मोस्ट ऑफ पार्ट कॉर्टेक्स में, बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले ऑल्सो इन कॉर्टिकल रीजन बट लिटिल बिट डिप्स इनटू मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले इज वेरी वेरी स्मॉल। आर यू गेटिंग दिस? यू कैन नोट द पॉइंट, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का बाउमैन कैप्सूल, ठीक है, पीसीटी, दिस इज द लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द डीसीटी। देखिए, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बाउमैन कैप्सूल, दिस इज द पीसीटी एंड दिस इज द डीसीटी एंड दिस इज द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। बीसी वी कैन से बाउमैन कैप्सूल, proximal convoluted tubule, DCT is present at the junction of cortex and medulla. At the junction, juxta का मतलब junction ही होता है, junction of cortex and medulla. Loop of Henle is very long and that goes deeply inside the medulla. ठीक है? Are you getting each and every point? Okay, so this is the cortical nephron and this is the juxtamedullary. एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये मोस्ट पार्ट होता है। ये यहाँ पे वी कैन से 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कॉर्टिकल, मैं कॉर्टिकल के बारे में यहाँ पे लिख दे रही हूँ और मेड्यूला के बारे में यहाँ पे। एक चीज़ होता है यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट होते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी यहाँ होता है, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नहीं होता। अभी हम बताएंगे इसके बारे में। यहाँ वासा रेक्टा नहीं होता, यहाँ वासा रेक्टा होता है। अब आप कहोगे, ये ध्यान से समझना है, इसको सारी पॉइंट को नोट करना। यहाँ पे एक एपरेटस होता है जक्स्टाग्लोम, हाँ, यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होता। इस टाइप की नेफ्रॉन में काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होता और यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। और एक एपरेटस होता है जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली, ओके। सो डोंट बी पैनिक, मैं हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस एब्सेंट होता है, यहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस प्रेजेंट होता है। देखिए, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस एब्सेंट होता है। आर यू गेटिंग एवरी पॉइंट? सो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पीसीटी नहीं कह रहे हो, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। दिस इज द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी एब्सेंट है, यहाँ वासा रेक्टा एब्सेंट है, यहाँ वासा रेक्टा प्रेजेंट है, यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं कि ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा होता क्या है। ओके, तो चलिए, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा क्या होता है, इसके बारे में हमें ध्यान से समझना है। देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये हमारा बाउमैन कैप्सूल, चलिए मैंने बना दिया। एक्चुअली जो नेफ्रॉन हम लोग देखते हैं वैसा नेफ्रॉन होता नहीं है, ठीक है। कैसा होता है मैं वो भी बताऊंगी आपको। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, हम तो सुविधा के, अपनी सुविधा के लिए सब सारा अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। मुझे तो वो भी नहीं आता, अच्छा डायग्राम बनाने भी नहीं आता, लेकिन नेफ्रॉन कैसा होता है आई विल एक्सप्लेन।
ये भी आप याद रखना, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग असेंडिंग में 2 सेगमेंट थिन और थिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस थिन सेगमेंट बनाते चले गए। ये DCT हो गया। आई एम सेइंग अगेन, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, सो हियर दिस इज द बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल में ब्लड कौन लेके आया बताओ मुझे? एफरेंट आर्टेरियोल। Afferent arteriole is going to break in, we can say, fine capillaries. That capillaries are glomerulus, and capillaries rejoin to form the efferent arteriole. Okay, efferent arteriole का diameter क्या है? कम है as compared to efferent. Now this arteriole is again going to break into capillary. कितना अजीब सा है ना, अद्भुत है कि ये आर्टरियोल फिर से कैपिलरी में ब्रेक होने जा रही है। ये आर्टरियोल फिर से कैपिलरी में ब्रेक होगी। तो यहाँ से देखिए, ये आर्टरियोल आई नीचे की तरफ और ये फिर से कैपिलरी में ब्रेक हुई। अब आप कहोगे ये क्या यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए, कुछ कैपिलरी इस तरीके से PCT और DCT को सराउंड करती हैं, यही ब्रेक हुई है। कुछ कैपिलरीज PCT और DCT के चारों तरफ ऐसे प्रेजेंट होती हैं। ओके, PCT और DCT के चारों तरफ। और कुछ कैपिलरी यहाँ से ब्रेक हुई और वो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती हैं। मैं तो ऐसे बना देती हूँ, बस ऐसे आप समझिए। सब समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आना चाहिए। Efferent arterioles are going to break into 2 sets of capillaries. One set which is surrounding or we can say which is present around the tubules like PCT and DCT, that is called as peritubular capillary. पेरी मतलब इसके चारों तरफ है ना, peritubular capillary। तो जो PCT और DCT के चारों तरफ है उसको हम क्या कहते हैं? peritubular capillary। और जो लूप ऑफ हेनली के चारों तरफ है उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। सो नाउ अब ये दोनों फिर से रिज्वाइन करेंगे, है ना? रिज्वाइन करके फिर से बना लेंगे रीनल वेन। क्या बना लेंगे? रीनल वेन। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? ओके, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये फिर से रिज्वाइन करके रीनल वेन बना लेंगे। और इनका काम क्या होता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बात समझना, जो तो किसके चारों तरफ है? PCT। तो देखिए, इफरेंट आर्टरियोल्स ब्रेक हुई 2 सेट ऑफ कैपिलरी में, जो PCT और DCT के चारों तरफ उसको पेरिटिबुलर कैपिलरी कहते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ है पैरेलल हैं उसको वासा रेक्टा कहते हैं। हमने कहा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरिटिबुलर कैपिलरीज ज़्यादा डेवलप होते हैं और जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन में वासा रेक्टा ज़्यादा डेवलप होते हैं। ये दोनों रिज्वाइन, इन्हीं दोनों को मिला के हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। ये दोनों फर्दर रिज्वाइन करके क्या बनाया? फर्दर रिज्वाइन करके बनाया इन्होंने रीनल वेन। और ये ब्लड को लेके वापस से कहाँ चले गए? हार्ट को चले गए, क्योंकि इन्हीं में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। हम आगे बताएंगे इसको रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब देखिए ध्यान से, अगर हम रीनल ब्लड सप्लाई देखें तो देखिए ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड लेके क्या आ रहा है? रीनल आर्टरी। आपको पता है किडनी, रीनल आर्टरी किस में ब्रेक हुआ? रीनल आर्टरियोल का ही एक पार्ट है एफरेंट, जो किडनी को ब्लड, नेफ्रॉन को, एफरेंट आर्टरियोल जो नेफ्रॉन को ब्लड लेके आया। एफरेंट आर्टरियोल किस में टूटा? जल्दी बताओ। ग्लोमेरुलस किस में टूटा? ग्लोमेरुलस रिज्वाइन होके क्या बनाया? इफरेंट आर्टरियोल, है ना? इफरेंट आर्टरियोल फिर किस में टूटा? 2 पार्ट में टूटा। ठीक है, एक तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो PCT DCT के चारों है, और दूसरा वासा रेक्टा। और इन्हीं में जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, दोनों मिलके बनाएंगी रीनल वेन। ठीक है, और रीनल वेन वापस से कहाँ जाएगी? हार्ट को जाएगी। कहाँ जाएगी? हार्ट को जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीनल ब्लड फ्लो। दिस इज ऑल अबाउट द
renal blood flow. Are you getting this? ओके, अब हम लोग आगे आते हैं, ध्यान से इसको समझते हैं। अब चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक समझ में आ चुका है ना। अब हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहले देखिए, अब हम यूरिन के फॉर्मेशन को समझना शुरू करते हैं। पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, एक नेफ्रॉन में कौन कौन से क्या क्या पोर्शंस हैं और क्या क्या हैं। तो देखिए, एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, फिर से ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट। आर यू गेटिंग दिस? ओके, ये बाउमैन कैप्सूल में एक ये क्या है, इनर लेयर है और ये आउटर है। जो आउटर लेयर है ना, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। आउटर लेयर स्क्वैमस इसकी हम टिश्यू हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। किसकी बनी है? स्क्वैमस एपिथेलियम की। जो इनर है ना, इनर लेयर में एक बड़ी स्पेशल टाइप की एपिथेलियम होती है जिसका शेप होता है फूट लाइक, पैर की तरह। इसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। ओके, आर यू गेटिंग दिस? यहाँ तक समझ में आ गया बाउमैन कैप्सूल। अच्छा चलिए, जो ग्लोमेरुलस है, ये जो ग्लोमेरुलस है, ये तो हमें पता ही है कि ये भाई कैपिलरी है, तो कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ये भी किसकी बनी है? स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम जिसको हम कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस की स्क्वैमस एपिथेलियम, और इनर की क्या है? पोडोसाइट्स, आउटर स्क्वैमस एपिथेलियम। पीसीटी में अगेन, पीसीटी में हम कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक, ऐसे क्यूब लाइक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ऐसे माइक्रोविलाइज होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं ताकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सके। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि इसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इसलिए कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे माइक्रोविलाई बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगेन आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपको अगेन स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा, फिर ये क्यूबॉइडल ही मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्यूबॉइडल, यहाँ पे भी क्यूबॉइडल, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसका हिस्टोलॉजी है। बात को समझना है। अब हम बस इसको मिटा के ना ये 3 दिखा रहे हैं आपको। ब्रश बॉर्डर हम हर जगह नहीं कहेंगे क्योंकि पीसीटी में माइक्रोविलाइज ज़्यादा होते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि माइक्रोविलाइज यहाँ पे ज़्यादा होते हैं एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। अब देखिए, ये क्या है ना, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को, कन्फ्यूज़ नहीं होना। आई एम जस्ट टेलिंग कि व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जैसे हम लोगों ने डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन देखा था ना, रेस्पायरेशन पढ़ते टाइम हमने डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन देखा था, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसी तरीके से यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखते हैं। क्या देखते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। कि मतलब फिल्ट्रेशन होता कहाँ से है, फिल्ट्रेशन होता किस मेम्ब्रेन के आर पार है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये हुआ हमारा 3 चीज़। पहली चीज़ यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलस कैप, देखिए फिल्ट्रेशन यहीं से तो होगा ना। ये 3 चीज़ आपको कंसीडर कर लेना है। पहली चीज़, जो ग्लोमेरुलस है उसकी एंडोथेलियम, मतलब कैपिलरी की स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये पोडोसाइट्स, ये क्या है? पोडोसाइट्स। बाउमैन कैप्सूल की जो इनर लेयर है, पोडोसाइट्स, और इन दोनों के बीच में क्या है? बेसमेंट सब्सटेंसेस, बेसमेंट सब्सटेंसेस। तो क्या क्या हुआ? अब आप ध्यान देना, जो पोडोसाइट्स हैं ऐसे अरेंज होते हैं ना कि इनके बीच में माइन्यूट स्लिट्स होते हैं या फिल्ट्रेशन पोर होते हैं जिससे छन सके। एंडोथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम है, वहाँ पे भी फिनेस्ट्रा पाए जाएंगे, स्लिट्स होंगे। तो देखिए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या हुआ? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर,
वी कैन से स्क्वामस एपिथेलियम या एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, पोडोसाइट्स ऑफ बाउमैन कैप्सूल, और तीसरा क्या है, दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंसेस बिटवीन दीज टू, दिस इज़ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जहाँ से ब्लड फिल्टर हो पाता है। और यहाँ पे जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो जो अब ये बाउमैन कैप्सूल के ल्यूमन में आने के बाद इसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। ऊपर इसको हम ब्लड कहते हैं और बाउमैन कैप्सूल में आने के बाद इसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। देखिए ये फिल्ट्रेशन इतना सेलेक्टिव होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरी बात ध्यान सुनना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ब्लड सेल्स नहीं, ये पोर इतने छोटे होते हैं कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ फिल्टर नहीं हो पाते। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाते। जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या है? ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, यही है फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट है वो यही है जिसमें ब्लड का सारा कंपोजिशन होगा, लेकिन ब्लड सेल्स नहीं होंगी और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन मैंने बताया, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? ओके, तो ये है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ओके, अब हम लोग तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे बंद करती हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन, मतलब जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे और किडनी रेगुलेशन पढ़ेंगे और डायलिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर में ये कंप्लीट होना ही होना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, तो बाकी सब आप लोग पढ़ते रहिए और जल्दी हम ठीक होते हैं तो मैं 2 लेक्चर पर डे कर दूँगी। थैंक यू।